अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान इकॉनमी वॉच में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। मईशत का हर पहलू में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इनकलाबी इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसका और जो यकीनन वक्त का तकाजा है, स्पेशली अगर बात करें इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, मईशत की दस्तावेजी के हवाले से, ये वक्त का अहम तरीन तकाजा है। अब इस पे दो राय जरूर हो सकती है कि इस वक्त जो इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है वो किस तरीके से की जा रही है। आया वो तमाम इक़दामात जो FBR इस वक्त ले रहा है, जो हुकूमत इस वक्त ले रही है, उसका पेस और मोमेंटम क्या है, और उस पेस और मोमेंटम से पाकिस्तान में जारी जो इस वक्त मुआशी सरगर्मियां वो जो हैं किस तरीके का रिएक्शन वो देंगे, और स्पेशली वो तमाम स्टेक होल्डर्स जो मईशत में मुआशी सरगर्मियों में तो स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन उनकी मुआशी सरगर्मियां आपके टैक्स टू GDP में नहीं आती, उसके अंदर नहीं शामिल होती। वो लोग जो कि टैक्स बचाते हैं या वो लोग जो कि टैक्स चोर हैं, जो टैक्स अदा नहीं करते, इनकम टैक्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, मईशत के वो तमाम सेगमेंट, क्योंकि एक आम पाकिस्तानी, आम शहरी इस वक्त जो 17% GST की शक्ल में दे रहा है, खित्ते में, दुनिया में बहुत कम ममालिक होंगे जो इतने ज्यादा, जिनका टैक्सेशन सिस्टम इतना जो है वो रिग्रेसिव हो, इतना पिसा हुआ हो, वहां के लोग जो टैक्सों के बोझ तले दबे हुए हों। बहरहाल हुकूमत ने अपनी कोशिश जरूर की है, और इस कोशिश के साथ हमारी जो टैक्स अथॉरिटी है FBR, वो किस हद तक कामयाब हो सकती है, या उसमें कैपेसिटी कंस्ट्रेंट कितना है, इसका भी हम जायजा लेंगे। और अपने तौर से शब्बर जैदी आज वो फैसलाबाद में स्टेक होल्डर से मुलाकात कर रहे थे। बहुत ज्यादा एक्टिविटी हम देख रहे हैं कि इस वक्त FBR में टॉप नॉच की तरफ से, लेकिन पूरा का पूरा निजाम जो है, क्या वो ये डिलीवर करने की सलाहियत रखता है या नहीं। तकरीबन 2500 के करीब जो है FBR में तबादले हुए, रीशफलिंग हुई, और इस वक्त चेयरमैन FBR का कहना है कि वो जो एक नेक्सस है, जो गठजोड़ है FBR हुक्काम का उन लोगों के साथ जो कि टैक्स अदा नहीं करते और अदा नहीं करना चाहते, या जो उनको टैक्स से बचत और टैक्स चोरी की राहें दिखाते हैं, वो उस नेक्सस को तोड़ना चाहते हैं। इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला आगे लेके बढ़ूंगा। अपने गेस्ट का आपसे तारुफ करवाता चलूं। कराची स्टूडियो में माहिर टैक्स उमूर अनवर काशिफ मुमताज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अनवर काशिफ, आप हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन लाहौर में हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट खुर्रम अब्बास साहब ने, आप माहिर मालियाती उमूर हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। आज के इस प्रोग्राम में डॉक्टर फर्रुख सलीम भी हमारे साथ मौजूद होंगे, और अली खिजर असलम हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अनवर काशिफ, आपकी तरफ आता हूं। बड़ी एक्टिविटी इस वक्त देखी जा रही है, एक्टिविटी उस सेंस में कि जिसमें एक खौफ है, एक फियर ऑफ अननोन है। अब जाहिर है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके अपने खदशात अपनी जगह पे, ठीक है, मैं इससे कोई वो नहीं कर रहा, उनके खदशात अपनी जगह पे, लेकिन एक प्रोफेशनल के तौर पे आप ये बताइए कि इस वक्त ये जो मूव है और जिस तरीके से लेकर चला जा रहा है, ये सही है या नहीं? देखिए, ये तो बड़ी पुरानी लोगों की बात थी कि हर आदमी कहता था कि पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, इस तरह का निज़ाम आना चाहिए, लेकिन जो असल में इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो FBR को और हुकूमत को देखने की है कि बिजनेसेस को कैसे सस्टेनेबल बनाएं। ये बिजनेसेस अगर बंद हो जाएंगे, ये बिजनेसेस अगर नहीं चलेंगे, अगर उनके प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, तो जो टैक्स होता है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। डॉक्यूमेंट जरूर करें, लेकिन ऐसा ना करें कि बिजनेसेस बंद हो जाएं। अच्छा, दो चीजें हैं, मतलब ये कि जो इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट जरूर करें, लेकिन जिसकी बात करते हैं टैक्स, जाहिर के रेवेन्यू 40% इंक्रीमेंट का आपने टारगेट पे रखा, इसको इतना माइक्रो मैनेज ना किया जाए कि वो सांस लेने की भी स्पेस ना हो। पहले तो ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये पता हर एक को है, हर आदमी बार बार कह रहा है। उसके साथ आपके उसके पास रिकोर्स, आप वो रिकोर्स ना करेंगे जो आपको कोई डिक्टेशन दे रहा हो कि ये कर दो, ये कर दो, ये करेंगे तो मेरे ख्याल में वो रिजल्ट अचीव नहीं होंगे। डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपको बिजनेसेस को भी देखना है, आपको बिजनेसेस के आपको देखना है कि उनके पास इस वक्त कॉस्ट क्या पड़ रही है, कितना कैश लिक्विडिटी है उनके पास, क्या 17% उनके लिए वायबिलिटी बन जाता है बिजनेस करना? अगर नहीं बनता तो आप रिड्यूस करें और फिर अपने बेस को और एक्सपेंड करें। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये जो ये हुआ वो ये कि अचानक एक शाम को एक सुबह एक अनाउंसमेंट होता है कि चेयरमैन FBR चेंज हो गया, उसके बाद से ये सारी स्टोरी एकदम जो है आनी शुरू हो जाती है।
تو لوگوں میں ایک انسرٹنٹی کریٹ ہو گئی ہے. بزنس مین جو بھی ہے وہ ایک خدشہ اس کو ہو گیا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب جو بھی 70 سال میں تھا آپ نے لوگوں کو عادی بنایا اس طرح کے بزنس کرنے کا. میں جب یہ کہہ رہا ہوں تو عادی بھی تو آپ ہی نے بنایا نا, صحیح کہہ رہے ہیں. حکومت جتنی بھی آئیں گئیں ہم اس سے نہیں وہ کر رہے, لیکن آپ نے حکومت وقت جو بھی اس وقت رہی اس نے عادی بنایا. پھر پالیسی میکرز نے ایسی پالیسیز بنائی, جیسے اب فائلر نان فائلر کی پالیسی آپ نے 16 میں لے کے آئے, آج آپ نے اس کو انڈو کر دیا. تو یہ اکثر ہوتا رہا ہے کہ کچھ چیزیں لے کے آتے ہیں, کچھ چیزیں انڈو کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ پالیسی کنسسٹنسی جو ہے وہ نہیں وہ ضروری ہے. اب آپ نے ایک نیا وہ لے کے آئے کہ جی ہر آدمی کو ایکٹیو ٹیکس پیئر ہونا چاہیے. پھر آپ لے کے آئے سین ایسی جو ہے ہر ایک کا ہونا چاہیے. اب آپ یہ بتائیں کہ سین ایسی اگر ہر ایک کا ہے پریکٹیکلی پاسبل ہے, آن دا ادر سائڈ وہ کہتے ہیں پریکٹیکلی پاسبل بھی نہیں ہے. یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے تو پھر ایسی چیز کیوں لے کے آ رہے ہیں اس کو آپ کو انڈو کرنا. خرم عباس صاحب, پاکستان کیا کہ ہماری معیشت جو ہماری ریگولر اکانومی ہے اس کے پیرالل ہماری گرے اکانومی ہے, انڈاکیومنٹڈ اکانومی, غیر دستاویزی معیشت جو ہے وہ ہمارے سامنے کھڑی ہے. ہم کوشش یہ ہے کہ اس کو ہم فارمل چینل میں لے کر آئیں. جو بنیادی فلسفہ ٹیکس کے حوالے سے کہ آپ جتنا اس کے ریٹ کو کم کریں گے اتنا ہی آپ بیس کو بڑھا دیں گے. اس وقت کرنا ہم صحیح چاہ رہے ہیں, لیکن کیا ہماری پالیسی صحیح ہے اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک آدھ مہینے میں جو تبدیلیاں آئیں اس کے بعد کہاں اس وقت پاکستان کا بزنس سیکٹر کھڑا ہے؟ دیکھیں جو بزنس سیکٹر کی کنڈیشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے. بزنس سیکٹر کی بہت بری کنڈیشن ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ کے آج کے پروگرام کا موضوع بھی یہی ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے کہ کیا ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے. یس ڈیفینیٹلی اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ڈاکومنٹیشن اکانومی کی ہونی چاہیے, پر یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی. گورنمنٹ ہر جگہ یہ کہتی پھر رہی ہے کہ ڈاکومنٹیشن کرنی ہے, ڈاکومنٹیشن کا ایک فلیگ اٹھایا ہوا ہے اور آپ نے نیچے ایک آرمی آف ٹیکس بابوز لگا لی ہے. اس طرح نہیں, ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے, لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور یہ کس کے بزنس کی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے. یہ دو کوسچن بڑے اہم ہوتے ہیں ڈاکومنٹیشن کو اگر آپ ٹیکنیکلی ایک سبجیکٹ کے طور پر لیں تو. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے اپنے ملک میں تعین یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کن سیکٹرز کو یا کن لوگوں کو ڈاکومنٹیشن کا سب سے پہلے ہدف بنانا ہے. سب سے پہلے یقیناً جو عمراء ہوتے ہیں ان کو ہدف بنانا ہوتا ہے. عمراء میں آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں 3 سیکٹرز ہیں جو ہمیں کچھ کما کے دے رہے ہیں. ایک جو ہماری پروڈکٹیو فورس ہے, ایگریکلچر, مینوفیکچرنگ اور سروس میں آپ آتے ہیں تو ٹیلی کمیونیکیشن, بینکنگ, ٹرانسپورٹیشن وغیرہ ہے یا ٹریڈ ہے. ان تینوں سیکٹرز کے سب سے اہم ترین جو پورشنز ہیں, ایگریکلچر ہو, مینوفیکچرنگ ہو یا سروس ہو, ان میں تو عمراء کا قبضہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب رہ گیا بچا کچا ایس ایم ای جس میں غربا بیٹھے ہوئے ہیں, جو غربا کی خود سے ایک سیلف امپلائڈ روزی کا ذریعہ ہے. اور اس کے علاوہ روزی کا ذریعہ ہی نہیں ہے, یہ ایک ٹوٹا پھوٹا سا روڈ ٹو ریچنس بھی ہے ان کے لیے. آپ نے اپنا سارے کا سارا فوکس ان غریب ایس ایم ایز کے اوپر کر دیا ہے ڈاکومنٹیشن کا, تو آپ ان کی ایک طرح کی میس مرڈرنگ کرنے لگے ہیں. آپ کو چاہیے کہ اب سب سے پہلے ایگریکلچر کی انکم کے اوپر ٹیکس کلیکٹ کر کے دکھائیے, ٹھیک, اس کی ڈاکومنٹیشن فل کر کے دکھائیے. مینوفیکچرنگ میں آئیے, اس میں انڈر انوائسنگ کا بازار گرم ہے, اس کو کنٹرول کر کے دکھائیے. سروس میں آتے ہیں تو آپ ذرا پہلے ٹریڈرز جو لافل ٹریڈرز ہیں ان کو پکڑنے سے پہلے سمگلنگ کا خاتمہ تو کر لیجئے. پھر ایک اور فیکٹر ہے جو میں یہاں ضرور کہوں گا جس کا ذرا لا سے بھی تعلق ہے. جب ہم انڈاکومنٹڈ اکانومی کہتے ہیں, جسے گرے اکانومی یا پھر اسے انفارمل اکانومی بھی کہتے ہیں, تو پلیز یہ نہ سمجھا جائے ایک کرمنل اکانومی ہوتی ہے. انفارمل اکانومی کا مطلب کرمنل اکانومی نہیں ہے, وہ کرمنل وہ پروڈکشن آف انلیگل گڈز ہوتی ہیں. یہاں جو لافل بزنسز اور لافل ٹریڈ ہیں وہ انڈاکومنٹڈ اور انفارمل ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا انور کاشف, بہت جو بنیادی چیز دی آپ کی, ایگریکلچر کے حوالے سے بات کریں, سروسز سیکٹر میں بات کریں اور مینوفیکچرنگ میں چلے جائیں. ایگریکلچر کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیں ذرا, پارلیمنٹیرینز ہیں کتنا ان کا ایگریکلچر جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے, اور پھر ان کے گوشوارے اگر آپ دیکھیں, ایگریکلچر انکم ٹیکس اس طرح سے وصول نہیں کیا جاتا. ظاہر ہے کہ وہ یہاں پہ پروڈکشن کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہے, بلکہ وہ ان کا کلٹیویشن کے اوپر ہے. نمبر 1, اور زیادہ آپ کچھ کہیں گے تو پھر وہ استحقاق مجروح ہوگا, ہاتھ پاؤں جلیں گے, اس کا بھی ڈر ہوتا ہے.
दूसरी चीज ये कि अंडर इनवॉइसिंग, जिसका कि अभी खुर्रम साहब ने कहा कि वो आप पहले खत्म करवाइए, और साथ ही साथ सर्विसेज सेक्टर में या आपके होलसेलर और रिटेलर्स, जस्ट लुक एट देयर आपके जो इनका जो लाइफ स्टाइल है, और उसके बाद आप, क्योंकि इस वक्त हम तमीज नहीं कर पा रहे हैं कि हकीकतन वाकई इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, या फिर मसल्स दिखाए जा रहे हैं। देखिए बात यह है कि जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, वो 18वीं तरमीम को भी आपको जहन में रखना पड़ेगा। उसके बाद वो सूबों का डोमेन हो गया है। नहीं तो सूबों के डोमेन पे भी क्या वो एग्रीकल्चर तो नहीं, वो इनकम टैक्स तो नहीं है ना वहाँ पर? टैक्स लग रहा है, लेकिन वो उसमें सही उसकी अकाउंट फॉर नहीं हो रहा है। टैक्स तो लग रहा है, लेकिन वो अपनी मर्जी जो डिक्लेरेशन दे देते हैं वो हो जाता है। तो ये बेसिकली 18वीं तरमीम का भी हमें जहन में रखना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बारहा हर आदमी, हर इकोनॉमिस्ट, हर टैक्स एक्सपर्ट ये बात कहता है कि जब सेल टैक्स बढ़ेगा महंगाई बढ़ेगी। और आप ये देखें, इस बजट में आपने सिर्फ सेल टैक्स को ही टच किया है। तो आप इनकम टैक्स जो हम कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स जो होता है, वो जब तक नहीं बढ़ाएंगे, जब तक उम्रा की बात हो रही है, जिसकी भी बात हो रही है, वो उन पे टैक्स नहीं आएगा जब तक लोगों के अंदर एक एहसास महरूमी रहेगा। और सेल टैक्स एंड कंज्यूमर पे लगेगा। 17% बढ़ा दें आप, 24% कर दें, कितना भी कर दें, वो पास हो जाएगा। आपको 5,555 अरब रुपए करने हैं, उसके लिए आप कोई भी कैलकुलेशन बना दें, वो कैलकुलेशन घूम फिर के एंड ऑफ द डे मुझे और आपको इफेक्ट करेगी। ठीक है। अब ये जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में, जो मसला हो गया, वो IMF भी अभी आई है, आपका रिफॉर्म्स भी आपने अभी शुरू कर दिए हैं। अब ये सारी चीजें एक साथ जो है ना लोगों पे प्रेशर बन रही हैं। अब ये जो प्रेशर है, इसके लिए हुकूमत को चाहिए कोई इंसेंटिव दे। आपको इंडस्ट्री वाइज जाना चाहिए, आपको सेक्टर वाइज जाना चाहिए, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आप बेल आउट नहीं देंगे तो ये बिजनेसेस जो हैं आपके लिए हॉर्न ही करते रहेंगे आपको, और प्रोडक्शन नहीं होगी, लोग चोरियां करना शुरू करेंगे। और आप ये कह रहे हैं कि आप नहीं हम करने देंगे, तो देखें ये तो हम और आपको पता है कि इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपके पास कि आप पूरे पाकिस्तान को रीच आउट करें। ठीक, तो ये भी टैक्स अथॉरिटी की कैपेसिटी के ऊपर अगर ले, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं। इससे पहले जो लोग थे उनकी भी नियतों पर शक नहीं है, लेकिन बात अहलियत की है। क्या मौजूदा सिस्टम जो हमारा निज़ाम है, टैक्सेशन अथॉरिटी है हमारी, क्या वो कैपेबल है कि इतना बड़ा टर्न अराउंड कर ले, इतने बड़े लेवल के ऊपर मईशत को दस्तावेजी की तरफ लेकर आ जाए और इतने इनकलाबी इक़दाम कर सके? जी खुर्रम साहब, आपसे जानना चाहूंगा। हरगिज हमारी टैक्स अथॉरिटीज अभी इतनी कैपेबल नहीं है। देखें, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है उसको अगर आप फॉर्मल करना चाहते हैं या डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं तो 3-4 कंडीशन सबसे पहले रियासत को या गवर्नमेंट को मुल्क में लागू करनी होती हैं या पैदा करनी होती हैं। नंबर 1, जो टैक्सेस के रेट्स हैं वो लोअर करने होते हैं ताकि लोग आसान समझें अपने बिजनेस को ऑपरेट करना डे टू डे। दूसरी बात ये कि आपको जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर्स हैं वो इस तरह से करने होते हैं, वो कॉस्ट फ्री करने होते हैं। आप जरा समझिए, इंसान की जो 5-6 हज़ार साल रिकॉर्डेड हिस्ट्री है सिविलाइजेशन की, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की अगर हम हिस्ट्री देखें तो इनफॉर्मल इकोनॉमी हमेशा रही है। और इसकी परसेंटेज भी बहुत हायर रही है। वो इसलिए उसकी बेसिक एक साइकोलॉजी है। लोग इनफॉर्मल इसलिए रहना चाहते हैं कि दे डोंट वांट टू बी रेगुलेटेड, और वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर से भी नहीं गुजरना चाहते, वो आज़ाद रहना चाहते हैं। जो मार्केट और ट्रेड होती है, आज़ादी उसकी सांस होती है। अगर आप उसे सेंस ऑफ लिबरलाइजेशन देते हैं तो वो ज्यादा तेजी से फलती और फूलती है। और जो ट्रेडर है वो ज्यादा इंसेंटिव और मोटिवेशन फील करता है कि वो ट्रेड को चलाए और प्रोड्यूस करे, और उसी प्रोडक्शन से फिर गवर्नमेंट लेती है। तो जब आप इतनी ओवर रेगुलेशंस कर दें और रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर्स, टैक्स रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर इतने सख्त कर दें, तो कभी भी आपने तो दरवाजे बंद कर दिए हैं, बल्कि एक बंदा नहीं गुजर सकता जिस सुराख से आप वहां से 1000 बंदे को चाहते हैं गुजर जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात जो हम तरीन इसी सिलसिले में पहलू है वो ये है कि देखें, इनफॉर्मल इकोनॉमी तो डेवलप्ड कंट्रीज में भी 15% होती है। एक मैं यहाँ ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो डेटा हम इनफॉर्मल इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं, ये डेटा किसी के पास भी ऑथेंटिक डेटा नहीं है, ऑथेंटिक एस्टिमेशन नहीं है, क्योंकि इसको इस तरह से सर्वे नहीं किया जा सकता। सिर्फ हमारे पास इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO है, उसका डेटा है, उसके मुताबिक 15% तो डेवलप्ड कंट्रीज में भी ये इकोनॉमी होती है। लेकिन उनके मुताबिक एक बहुत खौफनाक पहलू है जिसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खास तौर पर मद्देनजर रखना चाहिए, वो ये कि इनफॉर्मल इकोनॉमी इज क्रिटिकल फॉर पुअर क्लासेस। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में उनका ख्याल है कि एशियन कंट्रीज में 70% ऑफ द लेबर फोर्स इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करती है। आप इसके ऊपर
इस तरह से यलगार कर देंगे तो वो उनके लिए ब्रेड एंड बटर है। उनके पास सुबह का होता है, शाम का कई दफा उनके पास नहीं होता, उनके लिए लाइवलीहुड बड़ी क्रिटिकल हो जाती है। तो इसलिए जो इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल बनाना होता है वो इंतहाई गैर महसूस तरीके से बनाना होता है और इसको ऊपर से शुरू करना होता है, नीचे से हरगिज नहीं। बल्कि कंट्रीज, अक्लमंद कंट्रीज जो हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, वो 15-20% अपना पोर्शन इनफॉर्मल जानबूझ के रखते हैं। आपने देखा नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, जो डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो कई दफा इलीगल इमिग्रेंट्स को रहने देते हैं अपने मुल्क में, वो इनफॉर्मल इकोनॉमी को थोड़ा सा चलने देते हैं। तो यहां भी हमारे मुल्क में तो भाई 70% लोग उसके ऊपर चल रहे हैं, इसलिए आप इतनी जल्दी ना करिए। अली खजर असलम, हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर, भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अली, किसी भी मुल्क के मुआशी निज़ाम में गैर दस्तावेजी मईशत की क्या अहमियत है, कितनी होनी चाहिए? अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जो कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को कितनी सूट करती है और किस हद तक इसको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ले जाना चाहिए, और ये ट्रांजिशन फेज जो है ये किस तरीके से होना चाहिए, प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अपना इनपुट दीजिएगा जी अली खिजर। जी इमरान, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही पर्टिनेंट टॉपिक है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। देखिए, इकोनॉमी की अगर हम बेसिक्स देखें, अगर इकोन 101 पढ़ें तो उसके अंदर तो बात आती है ट्रांजैक्शन की, कि भाई मेरे आपके दरमियान एक ट्रांजैक्शन हुई, वहां से इकोनॉमी चली, आपके और डॉक्टर साहब के दरमियान ट्रांजैक्शन हुई, वहां से इकोनॉमी चली, और इस तरह ये ट्रांजैक्शन जब सारी इकट्ठी हो जाती है तो मुल्क की इकोनॉमी ग्रो करती है। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है इससे इकोनॉमी ग्रो करती है। ये तो बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये एक ठेले वाले को भी समझ आता है और एक जो बिलियनियर को भी समझ आता है। अच्छा, अब जब जैसे दुनिया तरक्की करती गई और इंतजाम टैक्सेशन के और सिलसिलों के बेहतर होते रहे तो डॉक्यूमेंटेशन की इंपॉर्टेंस होती रही। तो पिछले 200-300 साल के अंदर, खासतौर पर पिछले 50 से 100 साल में दुनिया में डॉक्यूमेंटेशन बड़ी तेजी से बढ़ी। अच्छा, पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन उस तरह से नहीं बढ़ी और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होने लगी। अच्छा, ये अगर अनडॉक्यूमेंटेड की ट्रांजैक्शन अगर इस तरह की हमारे यहाँ हो कि जिसमें इकोनॉमी के अंदर जो वैल्यू ऐड हो रही हो तो फिर तो अच्छी बात है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो अनडॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शन जो थी वो कुछ पैसे को छुपाने के लिए, टैक्स की चोरी की और दूसरी तरह की करप्शन के एलिमेंट्स की और स्मगलिंग की और तरह के टेररिज्म से, तो ये सारी जो लिंकेजेस बन गए थे तो उसकी वजह से वो ट्रांजैक्शन जो थी वो कुछ ऐसी जगह पे होने लगी जहां से आपकी वो कहते हैं ना, जैसे प्रीएम्प्टिव इन्वेस्टमेंट होने लगी कि आप प्रोडक्टिव सेक्टर्स में नहीं जाने लगे। मसलन कि रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा जाने लग गया। अब ये होता था कि लोगों ने एक, आप इमरान आप एक बिजनेस करते, आपने साल का जो है 10 करोड़ रुपया बनाया, आपने 4 करोड़ रुपया को आपने अपना डॉक्यूमेंट किया, उस पर टैक्स दिया, 6 करोड़ आपका डॉक्यूमेंटेड था। अब वो 6 करोड़ रुपए की आपने प्रॉपर्टी ले ली। अब वो 6 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते गए, हर साल प्रॉपर्टी बढ़ती रही और उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी अगर आप प्रॉपर्टी ऐसी लेके थी, वो बिल्टअप प्रॉपर्टी है, उसके अंदर लोग वो कारोबार हो रहा है, तो लोग रह रहे हैं रेंट पे, तो फिर कोई बात है, लेकिन वो प्रॉपर्टी प्लॉट्स में काम करता रहा, तो वो इकोनॉमी का पैसा फंसता रहा। तो वो इस तरह से एक मसला हो गया। दूसरी चीज ये कि चूंकि अब दुनिया भर में आप देखें तो एक नया वेव आया है और डॉक्यूमेंटेशन का वो वेव आया है कि वो जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और वो काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग के ऊपर बहुत सख्त जोर है। आप अगर दुनिया को अगर आप पीछे जाके देखें तो दुबई कैसे बना था, 1980 की दहाई में दुबई को जाके देखे तो एक सहरा होता था। दुबई में दुनिया भर का आपने पैसा आने दिया, रशियन, पाकिस्तानी, इंडियन, अमेरिकन और दुनिया भर का पैसा कहीं से भी आया, नो क्वेश्चन। आज दुबई में आओ, प्रॉपर्टी में डालो और लगाते जाओ। वो दुबई की इकोनॉमी पंप करता रहा, कुछ उसकी इकोनॉमी में डॉक्यूमेंट पैसा आता रहा, ये वो। लेकिन अब देखिए, अब जैसे ये 2016 के बाद से अब ये जो आपने OECD कंट्रीज के जो सिग्नेटरी है, जिसमें पाकिस्तान भी है, तो उसके बाद से आप देखिए दुबई की प्रॉपर्टी में स्लम है, ओवर सप्लाई है, वहाँ प्रॉपर्टी नीचे है। यही हालात वर्जिन आइलैंड की है, यही हालात बाकी मुल्कों के है। अब यूके में चले जाए, यूके में बड़ा सख्त लॉ होता है कि जी प्रॉपर्टी लेंगे आपको सारा डॉक्यूमेंट करना है, सारा कुछ करना है, लेकिन जब बाहर से पैसा आता है इस तरह का तो आंख बंद कर लेते हैं। तो दुनिया भर में वो चीज खत्म हो गई है। तो एक तो डॉक्यूमेंटेशन का ये एंगल है। दूसरा एंगल हमारे यहाँ जो है वो टैक्सेशन का एंगल है, क्योंकि हमारे यहाँ टैक्सेशन क्या एक ब्रेक की कॉल है अली खिजर। मैं चाहूंगा टैक्सेशन का जो एंगल है उसको एक छोटे से ब्रेक के बाद हम डिस्कस करें। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। अली खजर असलम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो में, अनवर काशिफ मुमताज और एडवोकेट खुर्रम अब्बास लाहौर में। अली जो बात कर रहे थे, ज़रा थोड़ा सा फोकस हो जाते हैं। इस वक्त रेवेन्यू मेजर्स के हवाले से 40% आपने इंक्रीज करना है अपने रेवेन्यू कलेक्शन को, और उसी पैराए में इस वक्त इस पूरी मूव को देखा जा रहा है। ये जो बहुत ज़्यादा सख्ती है, ये डैमेज नहीं करेगी इस वक्त, ये बताइएगा। जी इमरान, बिल्कुल वही बात हम जब बात कर रहे थे ट्रांजैक्शन की, तो जब आप इसको इस तरह से देखें कि जब इकोनॉमी में आप 40-45% की टैक्सेशन की ग्रोथ लाते हैं, जो इकोनॉमी ऑलरेडी स्लो डाउन हो चुकी है, तो वो और स्लो डाउन होगी, यानी कि आप जो हैं आप ट्रांजैक्शन को और किल करेंगे। रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन आपने देखी वो खत्म होगी, गाड़ियों की ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता बिजनेसेस की ट्रांजैक्शन कम होती जाएंगी, लोग काम कम करेंगे। कि काम करेंगे भाई, पहले मैं 100 रुपए का काम करता था तो 30 रुपए टैक्स नहीं, तो इसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? ये कहाँ बाहर जाके रुकेगी? फिर मतलब काम नहीं होगा तो हो गया क्या मुल्क में? वही मैं आपको ना सिंपल सी मिसाल था, आप 100 रुपए का काम करते थे तो 20 रुपए टैक्स देते थे, 80 बचाते थे। अब आपका काम ही 60 रुपए का रह गया, और उसमें से जब आप टैक्स आप 30 रुपए दे रहे होंगे, 30 रुपए बचाएंगे, तो आप कहेंगे मैं काम ही नहीं करता, काम कम करता हूँ। तो इससे ट्रांजेक्शन और कम होगी और इम्पैक्ट और नौकरियां निकलेगी। अभी देखिएगा, अभी आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्रियों में से लोगों को नौकरियां निकलेंगी, गाड़ियां कम बनेंगी, उससे गाड़ियां बनाने वालों की नौकरियां कम होंगी, फिर गाड़ियां बेचने वालों की गाड़ियां कम होगी, वो गाड़ियों के पार्ट्स बनाने वालों की नौकरियां कम होगी। जैसे आपने रियल एस्टेट की पूरी आपने उसके अंदर देखा, वहां पे नौकरियां कम हुई। फिर आपके जो जीरो रेटिंग के बाद टेक्सटाइल के अंदर काम कम होगा, वहां नौकरियां कम और होगी। मेरे भाई प्राइम मिनिस्टर ने तो 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है, 1 करोड़ नौकरियों का। जी अली खजर क्या होगी? अनवर काशिफ, 1 करोड़ नौकरियां, ये तो आप निकलवाने वाली बातें कर रहे हैं सारी। वादा तो किया है, वादे तो बहुत सारे होते हैं, पूरे जरूरी नहीं होते, लेकिन बात यह है कि ये बात जो मैं भी कह रहा था कि बिजनेस का ट्रिकल डाउन इफेक्ट टैक्स होता है, ये समझने वाली बात। बिजनेस एक्टिविटी होगी, आपको उसको बूस्ट करना है, जितना आप बिजनेस एक्टिविटी को बूस्ट करेंगे उतना आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। अगर आप उसको बूस्ट नहीं करेंगे तो आपका टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, आप बाय हुक और क्रुक नहीं निकलवा सकते हैं, चाहे आप किसी को भी। अदर साइड स्टोरी है, वहां के लोग क्या समझ रहे हैं? टेबल के उस पार जो लोग बैठे हुए हैं वो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वो बिजनेसमैन तो ये कहता है हमें अपॉर्चुनिटी दे बिजनेस करने की। अब उनको तो आपने आदत डाली है अनडॉक्यूमेंटेड, लेकिन अगर आप उनको ग्रेजुअली डॉक्यूमेंट भी करते जाएं, और आइडियल सिनेरियो ये है कि कम रेट ऑफ टैक्स और सब पे टैक्स, ये अगर आप खुर्रम, एक बुनियादी सी बात है जो इस वक्त, अगर टेक्सटाइल के हवाले से बात की जाए, जीरो डेट को जो वो बात की जा रही है कि पहले आप सेल्स टैक्स नहीं देते थे, आप दें, एडजस्ट करें, और एडजस्टमेंट के बाद रिफंड आपको मिलेगा। बहरहाल पहले अंडर इनवॉइसिंग होती थी, तो फिर प्रॉब्लम ये बाद में आया, या ओवर इनवॉइसिंग, व्हाटएवर जो भी उनको सूट करता हो, कि प्रॉब्लम ये आया कि अब उन्होंने कहा कि ना आप दें ना आपका रिफंड होगा। ठीक, तो वो जो पैसा था वो बड़ा आपका जो रेंट सीकिंग की तरफ गया, इस इकोनॉमी में गया, रियल एस्टेट में बड़ा गया, और यहां पे हमने देखा कि बूम आया इस तरीके से। तो पैसा है सिस्टम में, पैसा था, लेकिन वो दीगर जरायों में जाके लगा। अब एफबीआर जो है वो ये व्यू लेके बैठा, और इस व्यू के ऊपर से वो ये काम कर रहा है। आप क्या कहते हैं? आप मुत्तफिक हैं? देखें, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अली खजर साहब की जो अभी गुफ्तगू है इससे बहुत इत्तफाक करता हूँ। देखें, जब आप डॉक्यूमेंटेशन करने के 2 तरीके होते हैं। एक, आप टैक्स के लगा के उसको डायरेक्ट टैक्स लगा के डायरेक्ट टैक्सिंग अथॉरिटीज के जरिए उनकी रजिस्ट्रेशन करें। दूसरा तरीकेकार होता है कि आप उनके बिजनेसेस की रजिस्ट्रेशन करें, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। वो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उस नेट में आ जाएंगे। जब आप डायरेक्ट टैक्स के जरिए उनकी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो नतायज किसी मुल्क के लिए कभी अच्छे नहीं आए। आप देखें, आपने डायरेक्ट टैक्सेशन करने की पिछले 7 साल से कोशिश कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर को, आपने उसको मार दिया है, आपने खत्म कर दिया है। जिस जगह पर 100 ट्रांजैक्शंस होती थी वहां 10 भी नहीं होती, तो आप रेवेन्यू किस तरह से इकट्ठा कर लेंगे? इसी तरह आपने ऑटो सेक्टर को भी एक तरह से उसको भी खत्म कर दिया है। अब तो जो कपड़े की मार्केटें हैं, जो बड़ी बड़ी मार्केटें हैं मुल्क की, कपड़े की, टेक्सटाइल का आपने जिक्र किया, वो भी ताले लगा रहे हैं। तो इससे पहले बड़ा गलत कर रही है गवर्नमेंट। खुर्रम साहब, इससे पहले अंधी की कमाई भी तो थी ना भाई। आप ये नहीं देख रहे कि टेक्सटाइल में लोकल सेल्स जो है, कितने बड़े बड़े ब्रांड, कितने बड़ी बड़ी आपकी सेलिब्रिटीज जो है वो उसके ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे, कितने बड़े बड़े उनके समर और विंटर उसके सेल हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े आउटलेट्स ये नहीं देते थे टैक्स। तो ये भी तो अंधी है ना यहाँ पर इस मुल्क में।
آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے صرف یہ پہلو نہیں ہے اور بہت سارے پہلو ہیں. ایک بات آپ نے پہلے ٹیکسٹائل کی پوچھی ہے، وہ میں ضرور کرنا چاہوں گا. میں نے پہلے بھی آپ ہی کے پروگرام میں یہ عرض کی تھی، تب یہ لاگو نہیں ہوا تھا. زیرو ریٹڈ جو ان کا 1125 SRO تھا، وہ ابھی انہوں نے ریپیل نہیں کیا تھا. میں نے تب بھی کہا تھا اس کے ڈیزاسٹرس ایفیکٹس ہوں گے. اب دیکھیں ان کا سارا ورکنگ کیپٹل آپ لے جائیں گے اپنی کٹی میں، اور پھر آپ کہیں گے کہ ہم ریفنڈ کریں. ریفنڈ کرنے کی گورنمنٹ کی اور جو FBR کی ہسٹری ہے، گورنمنٹ تو بدلتی رہتی ہے، FBR تو وہی ہے نا. FBR نے کبھی ریفنڈ نہیں کیا ٹائم کے اوپر. سالوں ان کا ورکنگ کیپٹل اپنے پاس رکھتے ہیں، خود استعمال کرتی ہے گورنمنٹ، اور ان کو ریفنڈ نہیں جاتا. ان کا تو بزنس بالکل ہی بیٹھ جاتا ہے، ان کے پاس لیکویڈیٹی پرابلم ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ اعتبار گورنمنٹ نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ اپنا دور نہیں کیا، ٹرسٹ بنایا نہیں. تو پہلے ہی گورنمنٹ کہہ رہی ہے 17%، یہ غلط کیا گورنمنٹ نے، اور اس کے نتائج ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر ڈیزاسٹرس ہوں گے. ملک پر اس کے ملک کو نقصانات. انور کاشف اچھا، مجھے اس وقت ہمیں پروگرام میں ڈاکٹر فروخ سلیم نے بھی جوائن کیا، ماہر معاشیات ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب جو بات کی جا رہی تھی، شبر زیدی صاحب نے کہا کہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ٹیکس اتھارٹی اور ٹیکس پیئر کے درمیان، وہ اس کو ختم کریں گے، اس کو پارٹ کریں گے، اس خلیج کو پارٹ کریں گے. کس حد تک آپ کامیابی دیکھ رہے ہیں؟ موجودہ جو اس وقت ٹیکس میشرز لیے گئے ہیں، لیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، 40% آپ نے ریونیو گروتھ دکھانی ہے. اس بیچ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ڈاکٹر فروخ سلیم، آپ ایسے ماہر معاشیات کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اسے؟ 2 یا 3 باتیں ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سال ہم نے 3.8 خرب روپے کی کلیکشن کی ہے، اور اگر ٹارگٹ ہمارا 5.5 کا ہے اس سال کا، تو اس کا مطلب ہے کہ 45% ہم ٹیکس کلیکشن کا جو اضافہ ہے، 45% گروتھ پروجیکٹ کر رہے ہیں، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ان ریئلسٹک قسم کا ٹارگٹ ہے. یہ پاکستان کی معاشی تاریخ میں جو ٹرینڈ رہا ہے وہ 10, 11, 12% سے زیادہ نہیں بڑھتا. یہاں ہم 45% انکریز جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بنیادی جو ٹیکس پائی ہے، اس میں تقریباً 60 سے 65% جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس پہلے بھی ہوا کرتا تھا، اور اس سال کا بجٹ جو پاس ہوا ہے اس میں بھی انڈائریکٹ ٹیکس کی جو شرح ہے، جو کمپوننٹ ہے انڈائریکٹ ٹیکس کا، وہ تقریباً 60 سے 65% بھی بن رہا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بتایا جاتا ہے، جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اس بجٹ میں بوجھ غریبوں کے اوپر کم پڑے گا، وہ صرف نعرہ ہی ہے. بوجھ بلکہ جو لوور انکم طبقہ ہے، جو کم آمدن والا طبقات ہیں، ان کے اوپر 60 سے 65% ہی ہے، جو کہ پہلے سالوں میں پڑ رہا تھا. دوسرا معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس پیئر اور ٹیکس وصول کرنے والے کے درمیان میں جو ایک خاص اعتبار اور اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، اور یہ والنٹری کمپلائنس جس کو کہا جاتا ہے، یہ کچھ سال پہلے کوئی $400 ملین کا ایک پیکج ورلڈ بینک نے پاکستان میں امپلیمنٹ کیا تھا، جس میں ٹوٹل والنٹری کمپلائنس کی بات کی جا رہی تھی. یعنی کہ رضاکارانہ طور پہ آپ ٹیکس پیئر کو پرسویٹ کریں، اس کو منائیں کہ اس کی ٹیکس کی لائبلٹی ہے، اس کی ٹیکس کی آبلیگیشن ہے، ذمہ داری ہے. لیکن یہاں پہ جو آن گراؤنڈ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہاں پہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ شاید ڈنڈے کے زور پہ ٹیکس کو کلیکٹ کیا جائے. وہ دنیا بھر میں کوئی ایسی سکسیسفل ایگزامپل، کوئی کامیاب سی ایگزامپل ملتی نہیں ہے جہاں پہ ڈنڈے کے زور پہ حکومتوں نے ٹیکس اکٹھا کر لیا ہو. ایک اور بنیادی نقطہ جو میرے ذہن میں آتا ہے عمران صاحب، وہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ٹیکس اٹسیلف جو ہے وہ نتیجہ ہوتا ہے معیشت کے پہیے کے چلنے کا، بائی پروڈکٹ آف اکنامک ایکٹیویٹی جس کو کہتے ہیں. تو حکومتوں کو ایڈوائز یہ کیا جاتا ہے کہ آپ فوکس رکھیں اکنامک ایکٹیویٹی کے اوپر، معیشت کے پہیے کے اوپر. اس معیشت کے پہیے کی چلنے کی سپیڈ کو تیز کریں، اور آپ کا ٹیکس کا خزانہ جو ہے وہ خود بھر جائے گا. یہاں پہ فوکس جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرنے پہ کیا جا رہا ہے، معیشت کے پہیے کے اوپر نہیں. اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ معیشت کا پہیہ جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں ان میں تقریباً 25%
ان کی کنزمپشن میں اس مالی سال میں جو ہے وہ ڈکریز آئے ہیں، اور واضح طور پہ اکانومی از سلوئنگ ڈاؤن۔ تو یہ کہاں جائے گا معاملہ پھر؟ بات یہ کہ اس وقت جو اقدام جا رہے ہیں یہ کہاں لے کر جائیں گے اس پوری کی پوری اکنامک ایکٹیویٹی کو؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کڑوا گھونٹ ہے، اسے پینا ہے اور اس غیر دستاویزی معیشت کو دستاویزی کی طرف لے کر جانا ہے۔ یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ ہمیں کس حد تک سوٹ کرتی ہے، کتنی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اوور نائٹ چینج نہیں ہونا چاہیے۔ 5 سال آپ کی حکومت ہے، 3 سال آپ IMF ورلڈ کے پروگرام میں جا رہے ہیں، تو اس بیچ میں یہ ٹرانزیشن فیز جو ہے اسے 2-3 سال کے لیے ہونا چاہیے تھا، ترجیحاتی بنیاد پہ ہونا چاہیے تھا، یکدم اچانک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، کوئی بھی سیاسی حکومت جو ہوتی ہے اس کے لیے مشکل اقدامات لینا جو ہے وہ نہایت ہی ایک بڑا مشکل سا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بوجھ اپنے ووٹرز کے اوپر، اپنے عوام کے اوپر بڑھانا پڑ جائے، اگر آپ کو بجلی کے ریٹ بڑھانے پڑ جائیں، گیس کے ریٹ بڑھانے پڑ جائیں اور ٹیکس کا بوجھ بڑھانا پڑ جائے، تو یہ PTI جو سیاسی پارٹی ہے، سیاسی حکومت ہے، اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ان کو اپنے ووٹرز اور عوام کے اوپر بڑھانی ہیں۔ کچھ تو اصلاحاتی اقدامات ہیں، وہ عمران صاحب میں سمجھتا ہوں کہ IMF اگر دنیا میں ایگزسٹ نہ بھی کرتا ہو تو ہمیں اصلاحاتی اقدامات تو وہ لینے ہی پڑیں گے، پاور سیکٹر کے اندر، گیس سیکٹر کے اندر، لیکن جو ٹیکس کے اندر خاص طور پہ جو اصلاحاتی اقدام ہے، اصلاحاتی قدم ہے، وہ سب سے بڑا یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے موو ہونا ہے انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے ٹوورڈز ڈائریکٹ ٹیکسیشن۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو کہا جاتا ہے کہ وہ ریگریسو ٹیکسیشن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی آمدن جو ہے وہ گرتی چلی جاتی ہے، آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں جانا ہے پروگریسو ٹیکسیشن کے اوپر، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے جیسے آپ کی انکم بڑھے ویسے ہی آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ بھی بڑھتا چلا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے ماہر معاشیات جناب ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب۔ آپ کے ویوز کا انور کاشف، اب اس وقت جو حالات اس وقت ہو رہے ہیں اس میں اب صرف ایک چیز ابھر کے سامنے آ رہی ہے کہ صرف FBR میں خرابی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، اب معاملہ جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا ہے۔ اب یہ آ گیا ہے کہ لوگ جو ہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بگاڑ جو ہے بڑا ہی بڑا ہوا تھا، اور صرف FBR کا مسئلہ اندر کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ 2-2.5 ہزار جو آپ نے ایک دم ریشفل کیے، لوگوں کو تبدیل کیا، چینج کیا، تبادلے ہوئے، اس سے ایک کیا اندر کی کیا بات ہے؟ انسرٹنٹی آ گئی ہے، اور اگین وہاں بھی ظاہر وہ اب کام کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن جو بات کلیئر نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا، آپ کو ہیومن جو آپ کی سورس ہے اس کو روکنا پڑے گا، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ کو میپنگ کرنی پڑے گی، ڈیٹا ڈگنگ کرنی پڑے گی، میپنگ کرنی پڑے گی، جب جا کے آپ ایک اچھی ڈیٹا لے کے آ سکتے ہیں اور اس پہ پھر آپ کام کریں۔ علی خضر کیا کہیں گے اس وقت بڑے پیمانے پر 2-2.5 ہزار افراد کو FBR کے جو ان کو ری شفل کیا ہے، کیا اس سے اب کیونکہ جو کمٹمنٹ ہے شبر زیدی صاحب کی وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ کچھ آؤٹ آف باکس سولوشن جو ہے اس کے لیے کام کر رہے ہیں، کچھ یقیناً نیت پہ کسی کی کوئی شک نہیں ہے، اور اس وقت ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے علی خضر؟ جی عمران، پہلے آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ دیکھیں دو فرق چیزیں ہیں، ایک ہے ڈاکومنٹیشن، دوسری ہے ٹیکسیشن، دونوں کو آپ مکس نہ کریں، دونوں اوور لیپ کرتے ہیں، دونوں کے آبجیکٹیو ڈفرینٹ ہے۔ اگر شفر جیتی کی ہم بات سنیں تو ان کا مقصد جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن پر، اور ڈاکومنٹیشن کے پیچھے میں آپ وہی بتا دوں کہ پوری دنیا بھر کے اندر اس وقت ڈاکومنٹیشن کی ویو ہے، اور FATF کے اندر اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیررسٹ فائنینسنگ کے اوپر ہمیں ڈاکومنٹیشن کی بڑی سخت ایفرٹ کی ضرورت ہے، سو وہ اپنی جگہ بڑی ضروری ہے۔ اور ایک دفعہ چونکہ فنڈامنٹلی اب ڈاکومنٹیشن کو اسٹرانگ کرتے تھے اکانومی میں، تو ٹیکسیشن کلیکشن آسان ہو جاتی ہے، لیکن یہ فیزڈ ہوتا ہے، آپ دونوں چیزیں وہ نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف سے IMF کا پریشر ہے، فسکل آپ کے پرابلمز ہے، آپ کو ٹیکسیشن کلیکشن بہت ہیوی ہے، جیسے اس وقت آپ کسی بھی شہر میں یا ملک میں اکانومسٹ سے بات کریں گے تو وہ یہی کہے گا امپاسبل ہے ٹارگیٹ، اور میرا بھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو آپ یہ 40-45% کی گروتھ تو آپ کو نہیں ملتی، لیکن اگر آپ ڈاکومنٹیشن کی ایفرٹ کی طرف ٹھیک جاتے ہیں تو آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہوتی ہے۔ تو شبر سعدی صاحب کی ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے، ڈاکومنٹیشن کا کام بہت اچھا ہے، رینٹ سیکنگ کو روکنا بڑا اچھا ہے، لیکن اس کا سائڈ پروڈکٹ یہ ہے کہ آپ کی ٹیکسیشن کلیکشن کمپرومائز ہوگی، اور اس کو آپ کو اب دوسری سائڈ کو بھی دیکھنا پڑے گا۔
जो हुकूमत ने बिल्कुल नहीं देखी कि हमारी फिस्कल ऑपरेशन एक्सपेंडिचर जो है उनमें जो इनएफिशिएंसीज है, यानी कि जो हमारे अखराजात है उनको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, इसके ऊपर हुकूमत का बिल्कुल जोर नहीं है। ये मेरे ख्याल में बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और उसमें ठीक, रखते हैं जरा खुर्रम अब्बास की तरफ रखते हैं। जी खुर्रम साहब, क्या कहेंगे आप? इस वक्त यकीनी तौर से डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रियासत के हक में है और टैक्सेशन भी रियासत के हक में है, लेकिन टैक्सेशन जिस तरीके से जो मोड है इस वक्त वो नहीं, डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर, रिग्रेसिव टैक्सेशन नहीं बल्कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जी खुर्रम साहब, दो बातें हैं इस ज़मन में। एक तो मैं अली हिजर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा, इन्होंने बड़ी सॉलिड बात कही है। देखें, एक पहलू है, उसको मद्देनजर रख के गवर्नमेंट को करना है जो भी करना है। वो ये है जो ILO ने कहा है कि दिस सेक्टर प्रोवाइड्स क्रिटिकल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर द पुअर। अगर आप इस सेक्टर को खत्म कर देंगे तो 1 करोड़ नौकरियां आपने नहीं देनी, वो तो प्राइवेट सेक्टर ने देनी है, कारोबार करने वाले ने नौकरियां अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। तो आप उसका ख्याल रखेंगे। लिहाजा डॉक्यूमेंटेशन करते हुए एक डेवलपिंग एशियन कंट्री जो है उसको डॉक्यूमेंटेशन करते हुए निहायत एहतियात की जरूरत है। वो एहतियात गवर्नमेंट नहीं कर रही। इन्होंने करना 1% होता है, ये आजाने देने शुरू हो जाते हैं 10% की, और फिर उस टैक्स लागू करके फिर उसको प्रपोजल देते हैं 10 सालों का, फिर उसे 8 साल कर देते हैं। इस तरह के काम करके लोगों को डरा के फिर उसको पीछे, ये ठीक नहीं है, ये इमेच्योरिटी है। इस तरीके से ये डॉक्यूमेंटेशन जिस पर्पस के लिए करना चाहते हैं वो पर्पस अचीव नहीं हो पाएगा। दूसरा फैक्टर जो गवर्नमेंट को लाजमी मलहूज़े हाथ रखना चाहिए वो ये, इकोनॉमिक कंडीशंस को देखकर लॉज बनते हैं। लॉज इकोनॉमिक कंडीशंस को डिटरमिन नहीं करते। यही मॉडल है जिसके ऊपर दुनिया, मैं इत्तेफाक करता हूं अली हिजर ने ये बिल्कुल ठीक फरमाया है कि दुनिया में ट्रेंड चेंज हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ रहे हैं। मगर जो समझदार और अक्लमंद कंट्रीज हैं वो लॉ के जरिए उसको लॉ नाफिज करके इकोनॉमिक कंडीशंस को वैसे नहीं कर रहे। वो इकोनॉमिक कंडीशंस को देखकर उसके मुताबिक अपने लॉज बनाकर उसको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लाते हैं। तीसरी बात ये कि आप बिजनेस को रजिस्टर करें, आप टैक्सिंग अथॉरिटीज को फोर फ्रंट पे ना लाइए। FBR डॉक्यूमेंटेशन ना करे, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन करे बिजनेस की। जब बिजनेस की डॉक्यूमेंटेशन SCCP आ गया है, तो SCCP आ गया है, टैक्सेशन की तरफ लाना इजी होगा। ठीक है। अच्छा, अब वो तो जाहिर है कि अभी कुछ मेरे ख्याल से कितने उन्होंने जो रजिस्टर्ड थे SCCP में कंपनीज, लेकिन वो उसके बाद फाइलर नहीं थे। ये भी बड़ा क्वांटम है ना, बड़ा क्वांटम था। शब्बर साहब का ये भी इसमें कहना है ना, लॉ है, कानून अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर ऐड करना चाहूंगा। इमरान, आपने बड़ी अहम बात की है। देखें, ये बड़ी सही डायरेक्शन है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का ये काम ठीक है। अब शब्बर जैदी साहब ने LCCI में जो उनका वहां पे वो था एक प्रोग्राम, वो मैंने भी अटेंड किया। उन्होंने वहां ठीक बात कहा कि 3.5 लाख के इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट्स हैं और कनेक्शंस हैं, लेकिन 50-60 हजार लोग सिर्फ टैक्स रजिस्टर्ड हैं। तो देखिए ना, जब एक बिजनेस एक जगह पे पहले ही उसका डॉक्यूमेंट मौजूद है, आप उसके उस डॉक्यूमेंट से उस तक पहुंचिए। आप टैक्सिंग अथॉरिटीज को फोर फ्रंट पे रखकर सीधी आप उनको ये ना कहिए कि डायरेक्ट जा कहेंगे। और मैं कह रहा था कि लॉ मौजूद है, उसकी इन्फोर्समेंट जो है वो, चाहे आप किसी भी चीज में उठा के देख लें, लॉ वहां पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट नहीं है। उस हवाले से देखें ये पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है। डेवलप कंट्रीज में आप देखें ना, तो कोई किसी को FBR के चेयरमैन का नहीं पता होगा, किसी को ऑफिसर्स का नहीं पता होगा। तो ये जो बात है कि पीछे रह के काम करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटी होती है उनको बैक स्टेज पे काम करना चाहिए। जब वो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद उनको एक्सपोज करना चाहिए। अब हमारे यहाँ पहले शोर मचता है, उसके सब चीजें भाग जाती हैं और उसके फिर हम ये कहते हैं कि ये, लेकिन लॉ की इंप्लीमेंटेशन है। बहुत शुक्रिया। अनवर काशिफ मुमताज इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, एडवोकेट खुर्रम, और साथ ही साथ अली खजर असलम और डॉक्टर फर्रुख सलीम भी आज के प्रोग्राम में शरीक रहे। नाज़रीन, इसी मईशत के तमाम पहलुओं को इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।